आज हम लोग अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। क्लास नाइन्थ में हमने फर्स्ट लेक्चर में सेल और सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और काफ़ी डिटेल से पढ़ा था। अच्छे रिस्पांस भी आए हैं उस पर। ठीक है, अब जो क्लास है हमारा वो हम शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेल मेम्ब्रेन। टॉपिक का नाम है सेल मेम्ब्रेन। हमने जो एक्टिविटी की थी अभी क्लास इसमें अपने फर्स्ट लेक्चर में जो हमने एक्टिविटी देखी थी उसके बारे में हमने क्या देखा था। हमने देखा था ये कि हमारा जो है ना, मतलब अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं, जैसे हमने अनियन बल्ब को लिया था तो हमने ये देखा था कि अनियन बल्ब मान लेते हैं ये है हमारा प्लांट सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल में क्या होता है कि जो आउटरमोस्ट हमारा प्लांट सेल में होगा वो हमारा होता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सॉरी, सेल वॉल। सेल वॉल के जस्ट बाद हमारा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारा प्लांट सेल है और ये हमारा क्या है, एनिमल सेल है। देखिए, ये हमारा जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल है हमारा ये, और ये हमारा क्या है, प्लांट सेल। प्लांट सेल, ठीक है। अब देखिए, इस अगर हम सिर्फ इस प्लांट सेल की बात करें तो इसमें आउटर मोस्ट क्या होता है, सेल वॉल होता है हमारा। सही है। अब लेकिन अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं, अगर सेल वॉल को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। ये भी हमारा क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही है। ये हमारा हमने पढ़ा था क्या है, न्यूक्लियस सेंटर में रहता है। इतनी बात तो आप लोग सबको याद होगी। अब देखिए, हम आज ये जो हमारा लेक्चर है ना, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस्ड है। इसमें थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। पहले हम इस पे बात करते हैं, फिर इसमें शुरू करेंगे अपने लेक्चर को। देखिए, सेल को जो है ना, हर वक्त कुछ मटेरियल की ज़रूरत होती है, कुछ सब्सटेंस की ज़रूरत होती है। या जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, सेल को जो है ना ऑक्सीजन चाहिए होता है, सेल को अमीनो एसिड चाहिए होता है, हम सेल को वाटर चाहिए होता है। तो अब अगर इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, सेल को कभी क्या होता है, अपना अपने अंदर का CO2 जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको रिलीज करना होता है। तो ये सब काम जो है रिलीज करना होता है। तो ये सब जितने काम है ना, ये काम तब तक नहीं हो पाता है जब तक वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर नहीं हो उसके पास। ये सारा कुछ अंदर आना और ये जो बाहर जाना है, ये किसके जरिए होता है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जरिए होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना की जो ये एक्टिविटी है, इसी के कारण सेल हमारा लिविंग रह पाता है, लिविंग रहता है। अब ये बात मैंने कह दी, लिविंग होता है क्यों। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर सेल के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो जो एलिमेंट हमारा वो बना रहा है, यानी प्रोटीन बना रहा है, उसको अगर एमिनो एसिड नहीं मिले, वाटर की ज़रूरत है वो ना मिले, तो एक टाइम आएगा सेल क्या होगा, हमारा डेड हो जाएगा। तो अब क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मेन चीज़ असल में हो रहा है वो क्या हो रहा है, हमारा मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, हमारा क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है हमारा। इतनी बात समझ में आ गई।
चूंकि अभी नाइन्थ है, नाइन्थ में ज़्यादा कुछ हम लोगों को पढ़ना नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक की। एक मिनट बस। तो हम लोग जो है ना अब शुरू करते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा एक सेल है, ठीक है, ये भी एक सेल होगा, हमारा ये भी एक सेल है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये हमारा जो है, ये हमारा सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहेंगे इसको, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? सेल हो गया। ठीक है। थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं हो, अगर हम ये सोच लें कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर नहीं है, थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर एब्सेंट है मान लेते हैं, तो बताइए कि ये सारा का सारा जो कंटेंट है वो क्या होगा? एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा। मिक्स होगा तो क्या होगा? मिक्स होगा तो ये होगा कि सेल जिंदा ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको जो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट चाहिए जिसमें सारा फंक्शंस हो रहा है, अगर वो फंक्शन नहीं हो तो हमारा सेल क्या जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। तो सेल हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब और मतलब ये है, पार्ट है सेल का। तो इसका एक तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि ये क्या होता है हमारा आउटर मोस्ट। अगर सिर्फ हम इसको छोड़ देते हैं प्लांट सेल वॉल को, या फिर हम फंगल सेल वॉल को छोड़ दें, तो उसके बाद ये सारा का सारा हमारा आउटर मोस्ट कौन हो जाता है? एनिमल में, बैक्टीरिया में, सब जगह कौन होगा? आउटर मोस्ट कवरिंग हम किसको कहेंगे? हम इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे? आउटर मोस्ट कवरिंग कहेंगे, ठीक है। इसका इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस तो क्या है? सबसे पहले ये क्या करता है? सेपरेट करता है। किसको सेपरेट करता है? तो ये सेपरेट करता है, सेपरेट दी कंटेंट ऑफ द सेल। अभी मैंने बताया इसके अंदर में क्या होगा। देखिए कंटेंट ऑफ द सेल, कंटेंट ऑफ द सेल क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस कंटेंट ऑफ सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ईआर हो जाएगा, हमारा हमारा गोल्डी बडीज हो जाएगा, गोल्जी बडीज हो जाएगा, हमारा लाइसोसोम हो जाएगा, मान लीजिए थोड़ी देर के साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ये जितने कंटेंट हैं जो सेल के अंदर में यहाँ पे है, ये सब के सब जो है ना हमारा मिक्स हो जाता। अगर हमारे पास अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता तो ये सारा क्या होता? कंटेंट हमारा मिक्स हो जाता, जिसकी वजह से सेल रेगुलेट नहीं कर पाता, फंक्शंस नहीं कर पाता, अल्टीमेटली सेल डेड हो जाता। तो सबसे पहला काम तो क्या करता है? ये कंटेंट ऑफ द सेल को हमारे सेपरेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी इसी को एक कंपार्टमेंट अपना बना लेता है, अपना वो बना लेता है, एक शेप बना करके रहता है, ठीक है, अलग हो जाता है। आपने कभी ट्रेन में सफर किया होगा तो आपको पता है, अगर मान लेते हैं हमारा B2 हमारा अगर ट्रेन में वो है, कोच है, तो हर कोच में आपको पता है 8 सीट का एक वो हो जाता है, या 6 का क्या होता है? कंपार्टमेंट होता है। तो दूसरा काम हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? कंपार्टमेंटलाइजेशन करता है विद इन द सेल। कंपार्टमेंटलाइजेशन। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कंपार्टमेंटलाइजेशन करता है। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग 3 नामों से जानते हैं, ठीक है। एक तो हम लोग इनको क्या बोलते हैं? सेल सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं हम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बोलते हैं, सबको पता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं।
हम इसे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बायोलॉजिकल। मैं आपके एनसीईआरटी में जैसा दिया हुआ है ना 9th क्लास में, मैं उसी अकॉर्डिंग से चलने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी किताबों में बहुत डिटेल में है और वो इतनी बातें हैं कि कभी कभी 9th के अकॉर्डिंग नहीं है, और उसका रिलेशन फिर आपके 11th क्लास से भी तो होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ एनसीईआरटी को हम लोग डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं वो सब बातें जो एनसीईआरटी में है और एनसीईआरटी में पढ़ने में समझ में नहीं आ पाती स्टूडेंट के लिए, वो इजी बना करके पेश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये क्या करता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या है ये, मतलब हाँ, ये परमिट करता है टू परमिट, या हम इसको अलाउ भी कहते हैं। और अलाउ क्या करेगा, एंट्री का, सेल को जितनी चीजों की जरूरत है वो किसके थ्रू जाता है, इसी के थ्रू जाता है। एग्जिट का, ठीक है। लेकिन किसी की भी एंट्री या किसी की भी जो है ना वो नहीं कर देता है ये, यानी एंट्री या एग्जिट नहीं करता। अगर हम कहीं कहीं आप बड़े शहरों में गए होंगे तो आपने ये देखा होगा कि वहां पे जो है ना एक गार्ड होता है। तो गार्ड का क्या काम होता है, वो आपका किसी इवेंट में आप जा रहे हैं, वो आपका पास देखता है, आप उसी हिसाब से आपको एंट्री देता है और एग्जिट करने देता है। ऐसे तो नहीं कि कोई भी चला जाता है, आप नहीं जा सकते। तो ये क्या करता है, ये सिलेक्टेड सब्सटेंसेस, सिलेक्टेड मटेरियल्स को, किसको, सिलेक्टेड मटेरियल्स को क्या करता है, एंट्री देता है और एग्जिट करता है, किसको, सिलेक्टेड मटेरियल को, ठीक है। कहाँ, इन एंड आउट ऑफ द सेल। सही बात है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। अब चूंकि क्या कर रहा है ये हमारा जो है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारा क्या कर रहा है, ये परमिट दे रहा है, किस किस चीज का परमिट, एंट्री का, और किस चीज का, एग्जिट का परमिट दे रहा है, किस चीज का, सिलेक्टेड मटेरियल्स का, ठीक है। कहाँ, इन और आउट ऑफ द सेल, ठीक है। तो इसलिए जो है ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलेक्टिवली, सिलेक्टिवली परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। कहीं कहीं लिखा रहता है ये सेमी परमिएबल है, लेकिन सेमी परमिएबल से अच्छा जो टर्म है ना वो सिलेक्टिव परमिएबल का है, ठीक है। सेमी परमिएबल उतना अच्छा टर्म नहीं है। अब एक बात देखिए कि फॉर एग्जांपल देखिए CO2 जो है ना, ये आई होप कि यहाँ पे दिख रहा हो, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। CO2 जो है हमारा, ये क्या है, सेलुलर वेस्ट है, वेस्ट है, ठीक है। तो सेलुलर वेस्ट है CO2, तो ये क्या हो रहा, आउट हो जाता है। ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन मान लीजिए इन हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो ये काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, सिलेक्टिवली परमेबल बोल रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलते हैं। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि सिलेक्टिवली परमेबल होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा सेल है ना, अगर इसके अंदर में हमारा CO2 है, तो ये CO2 कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, आउट। और ऑक्सीजन है, ये बाहर था, ये कहाँ गया, अंदर गया थोड़ी देर के लिए, समझने के लिए। कहाँ हो रहा है, ये इन हो रहा है। तो कोई भी चीज जब आउट हो रहा है या इन हो रहा है, तो ये क्या शो कर रहा है, मूवमेंट को शो कर रहा है। मूवमेंट हो रहा है ना, कोई भी जो चीज है, या वाटर ही कह लीजिए, इसके अंदर अगर जाएगा
या इसके अंदर वो होगा, इससे बाहर जाएगा, तो क्या हो रहा है, ये मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि जो सेल मेम्ब्रेन में जो हमारा मूवमेंट हो रहा है वो बेसिकली आपके किताब में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये मूवमेंट दो तरीके से होता है। पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर वो चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक क्या होता है, हमारा डिफ्यूज़न के थ्रू होता है मूवमेंट, डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। दूसरा हमारा ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को थोड़ा पहले समझ लें इसके लिए कि एग्जैक्टली कैसे हो रहा है उसमें, और दोनों के डिफरेंस को अगर हम समझ लेते हैं तो हम मुझे लगता है कि वो आसानी हो जाएगी ये समझने में कि ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है या ये जो हमारा मूवमेंट हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो कैसे होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे काम करता है, फंक्शंस कैसे होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी एक बार इसको देखते हैं। अच्छे देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के डिफरेंस को एक बार समझ लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि एग्जैक्टली होता क्या है, ये डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है, जिसके थ्रू हमारा क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है और सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस मूवमेंट को परफॉर्म कर रहा है। ये साइटोप्लाज्म बनाना जरूरी होता है वरना वो शो ही नहीं होगा कि सेल है। ठीक है, तो अब देखिए कि डिफ्यूजन जो है ना हमारा वो किसी भी मीडियम में हो सकता है, अकर्स इन एनी मीडियम। ठीक है, डिफ्यूजन किसी भी मीडियम में हो सकता है, लेकिन ऑस्मोसिस जो है हमारा अकर्स ओनली इन लिक्विड मीडियम। ठीक है, एक बात है। दूसरी बात क्या है कि अब जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स होता है, जो मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करता है या डिफ्यूज होता है, मॉलिक्यूल्स वो भी यहाँ सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और हमारा गैस हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो यानी इसमें जो ये होगा मॉलिक्यूल्स जो इन्वॉल्व होगा, ठीक है, वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स यानी एक्वस या वाटर कह लीजिए। सॉल्वेंट समझते हैं ना, मान लेते हैं कि एक वाटर है, एक हमने मिक्सचर बनाया जिसमें हमने क्या रखा, पानी रखा और इसमें हमने क्या मिला दिया, शुगर मिला दिया। ठीक है, तो ये जो जिसका लो कंसंट्रेशन है, नहीं दिख रहा ना, जिसका लो कंसंट्रेशन है ये हमारा हो जाता है सॉल्यूट, और हमारा वाटर इसमें क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। अच्छा, एक बात और, जो लास्ट डिफरेंस है मैं यहाँ लिख देता हूँ। मुझे पता है कि कोई दिक्कत तो होती है टेक्निकलिटीज कम होने की वजह से, लेकिन स्टार्ट में इसी पे कर रहा हूँ, हो सकता है कि आगे ये बहुत अच्छा चला जाए। स्टार्टिंग फेज है। हमारे डिफ्यूजन के लिए सेमी परमिएबल परमिएबल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, इज नॉट रिक्वायर्ड, इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन ऑस्मोसिस के लिए क्या है, सेमी परमिएबल की जरूरत होती है, सेमी परमिएबल
permeable membrane is required। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारा जो ये मूवमेंट हो रहा है सेल के अंदर जाएगा या सेल के बाहर आएगा, तो हमारा ये किसके थ्रू होगा? या तो डिफ्यूजन होगा और या तो ऑस्मोसिस होगा। अब ऑस्मोसिस क्या होगा? वाटर जो है, मैंने अभी बताया कि एक्वस होगा वो तो वाटर जो है किसके थ्रू होगा? वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, अब हम लोग एक्सपेरिमेंट के जरिए या इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि डिफ्यूजन होता क्या है और ऑस्मोसिस होता क्या है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फंक्शंस कैसे करता है। जब मुझे लगता है कि कभी कभी जो है ना, थोड़ा सा डिफरेंस अगर पहले समझ लिया जाए तो बाद में कंसेप्ट बिल्ड करने में आसानी होती है। इसको फिर मैं रफ करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा CO2 है जो बुक में हमारा दिया, या हमारा ऑक्सीजन है ना। ठीक है, ये CO2 और ये जो है ना ऑक्सीजन, ये क्या है? गैसेज हैं। गैसेज है ना, तो ये मूव करेंगे। मूव कहाँ? अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, किस किस प्रोसेस के थ्रू? बाय डिफ्यूजन। क्यों डिफ्यूजन? ऑस्मोसिस क्यों नहीं? इसलिए ऑस्मोसिस नहीं, इसलिए डिफ्यूजन, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, ये गैसेस है ना। हमारा CO2 क्या है? गैस है। और हमारा O2 क्या है? ये भी गैस है। वाटर होता तो वो होता। तो अब हम क्या करते हैं, एक सेल देखिए, ये हमारा सेल है, न्यूक्लियस है। सेल के अंदर में क्या था? CO2 था। अब ये CO2 जो है कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। ठीक है, CO2 कहाँ गया? बाहर गया। ठीक है, बाहर गया। ये क्या था? सेलुलर वेस्ट था। मैं धीरे अभी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 12 बज रहे हैं रात के और सब सोए हैं घर में, मैं ही जगह हूँ, इसीलिए मैं धीरे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये CO2 बाहर चला गया। ठीक है, अच्छा, तो बाहर चला गया। तो अब हमारा जो अभी मैंने डिफ्यूजन का डिफिनेशन नहीं बताया था। अब हम लोग डिफ्यूजन को समझने की कोशिश करते हैं कि डिफ्यूजन क्या है। उस वक्त मैंने ये बताया था कि डिफ्यूजन होगा कहाँ, डिफ्यूजन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये सिर्फ बताया था। मीडियम क्या होगा डिफ्यूजन का, अब थोड़ा सा समझिए। डिफ्यूजन असल में क्या है? डिफ्यूजन हमारा है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। क्या है? बता रहा हूँ स्पॉन्टेनियस क्या होता है। एक एक बात को समझेंगे हम लोग। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट किसका स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है? किसी भी सब्सटेंस ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन। फ्रॉम सब देखते हैं, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन को मैं CON करके लिख देता हूँ। ठीक है, से कहा? टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक बात, लो कंसंट्रेशन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस क्या होता है? जब भी किसी भी चीज को हम प्लान नहीं करते हैं, वो एक नेचुरल वे में हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा समझते हैं हम एग्जाम्पल से। मिसाल के तौर पे यहाँ पे जगह है ना, ब्लैक से करते हैं। ठीक है, दिख रहा? हाँ, तो ये हमारा बीकर है। ठीक है, इस बीकर में क्या वाटर है, और हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स या आयंस डाल दिया। ठीक है,
ठीक, क्या डाला हमने, कुछ मॉलिक्यूल्स और आयंस को डाला। ये क्या है, मॉलिक्यूल्स है या क्या है, आयंस। ठीक है, अब जैसे ही हमने मॉलिक्यूल्स या आयंस को डाला तो यहाँ क्या शुरू हो गया, यहाँ मूवमेंट स्टार्ट हो गया। क्या हो गया, मूवमेंट, मूवमेंट स्टार्ट। ठीक है, मूवमेंट शुरू होगा, किसका शुरू होगा, ये जो हमने डाला है मॉलिक्यूल्स का, कोई भी मॉलिक्यूल्स हो सकता है। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम ये भी कर सकते थे, इसमें अभी एक एक्सपेरिमेंट करते, या आप भी कर सकते हैं, कोई वाटर लीजिए और वाटर लेने के बाद क्या कीजिए, उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए इंक। ठीक है, तो आप देखिएगा कि एक टाइम आएगा, मतलब इंक डलेगा, वो सडन जो है ना पूरा वो नहीं होगा, मतलब ब्लैक नहीं होगा। अगर उसमें ब्लैक डालते हैं इंक तो वो क्या होगा, धीरे धीरे, मतलब सड एकदम आराम से वो धीरे धीरे पूरा फैल जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये क्या होगा, इसके अंदर मूवमेंट शुरू हो जाएगा। अब ये मूवमेंट शुरू हो गया। ठीक है, अब एक बात देखिए थोड़ी देर के लिए, इस मॉलिक्यूल्स का, ये जो मॉलिक्यूल्स है हमारा, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन जो है ना यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन बिल्कुल ब्लैंक है, कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, कम है। CON C क्या है यहाँ पे, कम है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं। तो हमारा अब दूसरे फिगर डायग्राम में क्या हो रहा है, ये जो मूवमेंट है ना ये स्टार्ट हो गया। अब हमारा जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ से देखिए थोड़ा स्कैटर्ड हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसी को अगर हम तीसरा बनाते हैं, एक तीसरा बीकर बनाते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, एकदम पूरा यूनिफॉर्म हो जाएगा ये। ठीक है, अब मूवमेंट क्या हो रहा है, हर जगह फैल गया। ठीक है, तो अब मूवमेंट क्या हो गया, ये जो मूवमेंट है हमारा किसका, मॉलिक्यूल्स का, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस क्या हो गया, स्टॉप, स्टॉप हो गया। ठीक है, स्टॉप हुआ। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा था, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम था। तो जो मॉलिक्यूल्स या आयंस है उसका मूवमेंट किधर हुआ, किधर हुआ, जिधर कंसंट्रेशन कम था। फिर एक ऐसा टाइम आया कि मूवमेंट रुक गया। क्यों क्यों रुका, क्योंकि कंसंट्रेशन जो है फाइनली यूनिफॉर्म हो गया। क्यों रुका, कंसंट्रेशन इज फाइनली यूनिफॉर्म हो गया, यानी बिल्कुल बराबर हो गया। तो जैसे ही बराबर हुआ तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन इधर भी सेम इधर भी सेम हो गया। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अभी हमारा हो क्या रहा था इसमें, हमारा क्या हो रहा कि आयंस और मॉलिक्यूल जो था वो क्या हो रहा था, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो रहा था। कहाँ से, फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन। कहाँ से हो रहा था, तो फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन। अभी हमने क्या पढ़ा, फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन से कहाँ हो रहा था, टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे लो कंसंट्रेशन था, तो यहाँ से मूवमेंट शुरू होता है, ये थोड़ा सा स्कर्ड होगा, स्कैटर्ड होता है मॉलिक्यूल्स। फिर एक टाइम आता है कि ये मूवमेंट जो है ना मॉलिक्यूल्स का और आयंस का स्टॉप हो जाता है। कंसंट्रेशन क्या हुआ, फाइनली यूनिफॉर्म हो गया। तो हमने क्या, तो हमारा इससे हमने क्या नतीजा निकाला, इससे निकाला कि डिफ्यूजन किसको कहते हैं। तो डिफ्यूजन होता है क्या, एक बात, डिफ्यूजन किसी का भी हो सकता है, अभी हमने पढ़ा था इससे पहले। हाँ, डिफ्यूजन किसी का भी हो सकता है, गैस का भी हो सकता है, आयंस का भी हो सकता है, लिक्विड का भी हो सकता है, लेकिन वो गैस में ज्यादा होता है, लिक्विड में उसके कंपैरिजन में कम होता है। मतलब वो गैस में सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, डिफ्यूजन, उसके बाद किस में होगा, लिक्विड में होगा, फिर किस में होगा, सॉलिड में होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो अब हमारा डिफिनेशन क्या कह रहा है, डिफिनेशन कह रहा है कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा। हमने क्या किया, इसको शेक वेक नहीं किया,
आप एक कॉटन वाला व्हाइट कपड़ा ले, उस पे एक साइड इंक लगा दे, मान लीजिए कोई कपड़ा है उस पे एक साइड इंक लगा दीजिए, एक टाइम आएगा क्या होगा, वो बिल्कुल नीला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन हायर यहाँ पे ज्यादा था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन हो गया, तो वो तो इसमें हो रहा है हमारा लिक्विड का डिफ्यूजन, डिफ्यूजिंग सब्सटेंस उसमें क्या है हमारा लिक्विड है, इंक है। तो अब वैसे ही क्या होगा कि हमारा सेल है, ठीक है। अच्छा उसको देखते हैं पहले। तो हमारा डेफिनेशन क्या कह रहा है, इन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो रहा, हमने कोई प्लान नहीं किया इसको, ये नेचुरल वे में हो गया, कंसंट्रेशन यहाँ था ज्यादा और यहाँ चला गया। एक टाइम आएगा अगर मान लीजिए हमने रेड रेड इंक को अगर हमने इसमें डाला था बीकर में, तो एक ड्रॉप डाला, धीरे धीरे क्या हुआ ये पूरा का पूरा रेड हो गया, एक टाइम ऐसा आ जाएगा। तो वो कब होगा, जब यूनिफॉर्म हो जाएगा, उस टाइम में फिर क्या होगा, उस टाइम में हमारा मूवमेंट क्या होगा, मूवमेंट हमारा मॉलिक्यूल्स का स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो हमारे सेल मेम्ब्रेन यानी हमारे सेल में जो गैसेस मॉलिक्यूल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू हमारा जो गैसेस मॉलिक्यूल्स एक या तो इन करेगा या तो आउट होगा, लेकिन किस प्रोसेस के थ्रू वो मूवमेंट होगा हमारा, वो हमारा होगा डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू होगा, हमारा डिफ्यूजन के थ्रू होता है, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं, ये तो ये हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। अब देखिए देखिए हम थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं हम लोग, लेकिन क्या है जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट बनना बहुत जरूरी है। अगर कंसेप्ट नहीं बनेगा तो फिर डिकोड, या इतना हम जो टाइम लेके चल रहे हैं कि हम मतलब बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे, टाइम लगाएंगे, तो वो ऐसे ही हो पाएगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के का फर्स्ट लेक्चर है, इसका पार्ट 2 एक दो रोज में वो भी अपलोड हो जाएगा। तो अभी पहले तो इसको देखते हैं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हमने क्या कहा, अब हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी में हमारा क्या हो रहा है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2, ठीक है, ये क्या है, सेल्यूलर वेस्ट है, ठीक है। अब हमारा जो सेल है ना, इसको इसकी जरूरत है नहीं। हमारा जो सेल है, ये मानते हैं हमारा सेल, ठीक है। इस सेल में भैया हमारा CO2 ज्यादा हो गया, ठीक है। अब ज्यादा दिखाने के लिए यहाँ पे 2 बना दिया हमने, ठीक है। और ये सेल थोड़ी देर के लिए इस यानी ये पूरा का सेल का सेटअप जो है ना, मतलब वो इस तरीके से है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल ऐसे करके ना, तो ये सेल का बाहर का इन्वायरमेंट है। इसको समझाने के लिए हमने ऐसा बनाया। ये हमारा क्या सेल है, और ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सही। अब हमने अभी क्या पढ़ा, हमने क्या देखा अभी कि ये जो है ना हमारा CO2 क्या है, सेल्यूलर वेस्ट है। सेल के पास ये ज्यादा हो गया, इसको जरूरत नहीं है। अच्छा हमारा डिफिनेशन क्या कहता है डिफ्यूजन का, डिफ्यूजन का हमारा डिफिनेशन क्या कहता है, डिफ्यूजन का हमारा डिफिनेशन ये कहता है कि हायर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा, स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा, सही बात है। कहां से होगा, हायर कंसंट्रेशन से। कहां होगा, लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, सही, ठीक है। तो अब यहाँ पे अभी मैंने इसको समझाने के लिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सेल की CO2 कितना है, एक भी नहीं है, और यहाँ पे क्या है, 2 है। तो अब क्या होगा, एक CO2 जो है ना हमारा, ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, निकल गया, कहाँ आ गया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में CO2। तो अब प्लाज्मा किसके थ्रू निकला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एग्जिट हुआ या एंट्री हुई, एग्जिट हुई, एग्जिट हुआ किसका, CO2 का। कहां से, सेल से, कहां, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ठीक है। किस प्रोसेस के थ्रू हुआ,
बच्चों ये हुआ डिफ्यूजन के थ्रू। किसके थ्रू हुआ? डिफ्यूजन के थ्रू। सही बात। अब एनसीईआरटी कह रहा है कि CO2 क्या है हमारा? एक सेलुलर वेस्ट है। सेल में ज्यादा हो गया, अब सेल को जरूरत नहीं है। तो अब ये बताइए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का यहाँ पे रोल क्या हुआ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल हुआ यहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबल हुआ ना, सेलेक्टिवली परमिएबल है ये। इसने क्या कहा कि अभी CO2 की जरूरत नहीं है भैया, आप लेकर के जाइए। लेकिन कैसे लेके जाइएगा? तो डिफ्यूजन के थ्रू लेके जाइएगा। डिफ्यूजन क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है। कहाँ से? हायर कंसंट्रेशन से किसकी? लोअर की तरफ। तो हमारा CO2 यहाँ था, ये कहाँ चला गया? बाहर चला गया। ठीक है, तो CO2 हमारा क्या हुआ? मूव्स आउट। CO2 दिख रहा है ना, CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल। ठीक है, अब कहाँ से गया? फ्रॉम a region of high concentration to region of low concentration, low concentration। ठीक है, इसको हमने क्या कहा? इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा। ऑस्मोसिस क्यों नहीं कहा? क्योंकि यहाँ पे वाटर नहीं है, यहाँ पे क्या है हमारा? हमारा यहाँ पे क्या है? गैस है। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारा? गैस है ना। ये बात हमने पहले ही देख लिया था। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो वेस्ट बाहर जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन फिर कैसे अंदर आता है। ठीक है, जो हमारा एनसीईआरटी में सेम प्रोसेस होगा, बस इसमें क्या होगा उसको फिर देखते हैं, इसको रफी कर देते हैं। अब देखिए सिमिलरली क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन जो है ना इंटर करेगा सेल में। सिमिलरली O2 यानी ऑक्सीजन ये क्या कर रहा है? इंटर कर रहा है। मान लेते हैं इंटर द सेल। सेल ठीक है, किसके थ्रू? बाय द प्रोसेस ऑफ क्या? डिफ्यूजन। है ना, डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा? ये इंटर करेगा। अब एग्जांपल थोड़ी देर के लिए समझते हैं। ठीक है, ये बड़ा सा हमारा मान लेते हैं बीकर है। ठीक है, अब इसमें हमारे जो है ना मान लेते हैं अब अमीबा है। अमीबा क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा क्या? हमने पहले पढ़ा था अमीबा क्या है? यूनिसेल्युलर है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है ना, बताइए। बिल्कुल है, एक सेल का बना है। कितना सेल है? 1 सेल। ठीक है, तो इसका जो आउटर मोस्ट है, ये हमारा जो ग्रीन कलर का बाउंड्री, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सही बात। ठीक है, अब अमीबा भाई साहब, अब क्या हो रहा है? अमीबा भैया को जो है ना उसको सांस लेना है, रिस्पायरेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत है, यहाँ भी ऑक्सीजन था, यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा है। ये हमने किसका बनाया? अमीबा बनाया। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है? अमीबा ऑक्सीजन बाहर, ये जो सेल है इसके बाहर के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा है। यानी कहाँ ज्यादा है ऑक्सीजन? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। कहाँ है ज्यादा? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमारा क्या? ऑक्सीजन ज्यादा है। ऑक्सीजन O2 क्या है? हाई। ठीक है, अंदर क्या है? कम है। इसको जरूरत है, यहाँ लेस है, लेस O2। अब देखिए, अब हमारा डिफिनेशन क्या कह रहा है डिफ्यूजन का?
स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से कहाँ, टू लोअर कंसंट्रेशन। तो हायर यहाँ है, यहाँ से ज्यादा, यहाँ से इंटर करेगा ऑक्सीजन, यहाँ से इंटर करेगा ऑक्सीजन, मान लेते थोड़ी देर के, ठीक है, और एक यहाँ पे ऑलरेडी था, मान लेते थोड़ी देर की। तो अब हमारा क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन भाई साहब यहाँ पहुंच जाएंगे अंदर, ये भी ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। तो ये कैसे पहुंच रहा है, आउटसाइड से, आउटसाइड से कहाँ पहुंच रहा है, ये सेल के अंदर पहुंच रहा है, ठीक है, किस प्रोसेस के थ्रू, तो डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू पहुंच रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ऑक्सीजन जा रहा है। अच्छा, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है हमारा, सिलेक्टिवली परमेएबल है ना, सिलेक्टिवली परमेएबल है, बिल्कुल सही बात, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, फिर उसमें हम पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस कैसे हो रहा है वाटर के थ्रू, फिर उसमें हम पढ़ेंगे 3 तरीके के सॉल्यूशन के बारे में, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और उसके बाद जो है हाइपरटोनिक के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे इसमें इसके बारे में कि प्लाज्मोलाइसिस भी देख लेंगे एक बार कि प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, कब सेल जो है श्रिंक कर जाएगा, वो तो लेकिन सेल वॉल के थ्रू होता है, वो तो प्लांट सेल में होगा, उसका एग्जांपल सेल वॉल में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो देखेंगे। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन से बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड का बना हुआ है। तो इस एनसीईआरटी मतलब इसी चैनल पे वो अपलोड भी है, मतलब जो केमिकल स्ट्रक्चर है ना, डिटेल में अपलोड है, वो हिस्ट्री कैसी रही है, इसी आप सेल इसमें देखेंगे, एक होगा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, लेकिन मैं उसको कवर करूंगा, ठीक है, कि कंपोजिशन क्या है सेल मेम्ब्रेन का, या फिर सेल मेम्ब्रेन को हम लिविंग स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं, इस पे हम फिर डिटेल से देखेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है, मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एनसीईआरटी आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल है, और ये क्या करता है, सेपरेट करता है किसको, कंटेंट ऑफ द सेल को, कहाँ से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, वो अलाउ करता है एंट्री को और एग्जिट को अलाउ करता है, एंट्री को या एग्जिट को वो अलाउ करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये अदर मूवमेंट को, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को भी रोकता है। अब ये ऑक्सीजन क्यों नहीं अचानक चला जाता है, तो ये कंपार्टमेंट बना लेता है अपना, सेपरेट कर देता है, इसलिए हमने उसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमेएबल कहते हैं, क्योंकि वो अलाउ कर रहा है, परमिट कर रहा है। फिर हमने ये देखा कि ये जो मूवमेंट हो रहा है, यानी किसी चीज का आना, किसी चीज का जाना जो है वो किसके थ्रू हो रहा है, कि इसमें कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा है। तो बुक के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो 2 तरीके का मूवमेंट है, एक डिफ्यूजन है और एक ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस वाटर वाले इन्वायरमेंट में होता है, डिफ्यूजन गैस में भी हो सकता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड किसी में हो, किसी का भी हो सकता है। फिर हमने ये पढ़ा कि सेल्यूलर वेस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वो कैसे बाहर होता है, और ऑक्सीजन जो है वो कैसे अंदर आता है। फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसके आगे डिस्कस करेंगे, थोड़ा स्लो चल रहा है मैं, लेकिन मैंने डायग्राम वगैरह से इसको समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है मुझे कि ये सारी चीजें आ गई हैं। आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जो भी देख रहे हैं कोशिश कीजिए कि शेयर करने के लिए। मुझे वक्त उस तरीके से नहीं मिल पाता है, इस वरना मैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा। लेकिन फिर भी घबराना नहीं, आप कंटिन्यू रहेगा क्लास, 1-2 दिन के गैप पे जो है एक एक वीडियो जरूर आप लोगों के मतलब फाउंडेशन के हिसाब से सारी चीजें आ जाएंगी, और हम स्लो चलेंगे लेकिन परफेक्ट चलेंगे। तो हमने जो है मतलब 2 पैराग्राफ एनसीईआरटी के लगभग 44 मिनट्स में हमने डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि जब आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और ये 9th क्लास के फाउंडेशन के प्लेलिस्ट को जरूर देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।